तारीख 25 जून 1975। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वो तारीख जिसे सुनते ही इमरजेंसी की याद ताजा हो जाती है। उस शाम दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण लाखों लोगों की भीड़ के सामने सत्ता को खुली चुनौती दे रहे थे। फिर उन्होंने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की मशहूर पंक्ति दोहराई, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट से जूझ रही थीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनका चुनाव रद्द कर चुका था, विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा था और सड़कों पर सरकार विरोधी आंदोलन तेज हो चुका था। फिर उसी रात राष्ट्रपति भवन में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। आधी रात के बाद विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हुईं, अखबारों पर सेंसरशिप लग गई और सुबह जब देश जागा तो उसे बताया गया कि भारत में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बांग्लादेश युद्ध में जीत दिलाने वाली और आयरन लेडी के रूप में मशहूर इंदिरा गांधी पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगने लगे। इसकी कहानी उस रात से नहीं बल्कि कई साल पहले शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का खास शो फ्लैशबैक। नाइनटीन 1969 में इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में से एक लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। पार्टी के पुराने दिग्गज नेताओं को लगता था कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी राजनीति में अनुभवहीन है। कभी कांग्रेस के भीतर उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर उपहास का पात्र बनाया गया था। मगर इंदिरा गांधी ने एक एक करके अपने विरोधियों को चुनौती देना शुरू कर दिया। 19 जुलाई 1969 को उन्होंने 14 बड़े निजी बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया। देश भर में संदेश गया कि प्रधानमंत्री बड़े उद्योगपतियों और पुराने सत्ता केंद्रों को चुनौती देने का साहस रखती हैं। इसके बाद रियासतों के पूर्व शासकों को मिलने वाले प्रिवी पर्स खत्म करने की लड़ाई शुरू हो गई। 1971 में 26वें संविधान संशोधन के बाद राजा महाराजाओं को मिलने वाली विशेष सुविधाएं और अधिकार समाप्त कर दिए गए। गरीबों और वंचितों के बीच इंदिरा गांधी की छवि मजबूत होने लगी। गरीबी हटाओ का नारा गूंजने लगा। फिर आई 1971 की वॉर। पाकिस्तान के खिलाफ जीत और बांग्लादेश के निर्माण ने इंदिरा गांधी को अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई। विपक्ष बिखरा हुआ था। देश और विदेश में उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। लेकिन इतिहास में अक्सर होता है कि जब सत्ता बहुत मजबूत हो जाती है तब उसके भीतर असुरक्षा भी जन्म लेने लगती है। 1973 और 1974 आते आते तस्वीर बदलने लगी। तेल संकट से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा फैलने लगा। गुजरात में एक नया आंदोलन शुरू हो गया। बिहार में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो सत्ता के खिलाफ नैतिक चुनौती बन सके। यहीं से एंट्री होती है जयप्रकाश नारायण की। जेपी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। जब स्टूडेंट्स ने उनसे नेतृत्व की अपील की तो उन्होंने आंदोलन का चेहरा बनने का फैसला किया। पटना की सभाओं में उन्होंने कहा, ये केवल सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था बदलने की लड़ाई है। उन्होंने इसे नाम दिया संपूर्ण क्रांति, यानी टोटल रिवॉल्यूशन। ये स्लोगन युवाओं के दिल में उतर गया। बिहार में शुरू हुई आवाज पूरे देश में फैलने लगी। कांग्रेस सरकार के लिए चिंता का विषय था। पहली बार कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हो रहा था जो सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि नैतिक वैधता के आधार पर सरकार को चुनौती दे रहा था। इसी बीच एक कानूनी मामला धीरे धीरे राजनीतिक भूकंप बनने जा रहा था। 1971 के रायबरेली चुनाव में मिली हार को समाजवादी नेता राज नारायण ने आसानी से स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। करीब 4 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। अदालत ने माना कि चुनाव अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ था। नतीजतन इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री पद पर बने रहना अब कानूनी और राजनीतिक दोनों रूप से मुश्किल हो गया था। कांग्रेस के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास में एक अलग सोच आकार ले रही थी। इस सोच के केंद्र में थे संजय गांधी। प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं के पेज नंबर 263 से 271 के बीच में लिखते हैं कि संजय गांधी उस समय किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। वे चाहते थे कि उनकी मां किसी भी हालत में पीछे न हटें। इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे राजीव गांधी की तुलना में संजय गांधी पर ज्यादा भरोसा करने लगी थीं। वे अक्सर कहा करती थीं कि राजीव को राजनीति का क ख ग भी नहीं आता। इंदिरा गांधी अपने मन की बातें सबसे ज्यादा संजय से करती थीं। इलाहाबाद फैसले के बाद संजय लगातार उन्हें समझा रहे थे कि लड़ाई कानूनी नहीं राजनीतिक है। 18 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अभी 6 दिन भी नहीं हुए थे कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन कांग्रेस के भीतर अलग ही माहौल था। दिल्ली में कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मकसद साफ था, ये दिखाना कि पार्टी पूरी तरह इंदिरा के साथ खड़ी है। बैठक में एक के बाद एक नेताओं ने इंदिरा गांधी के समर्थन में भाषण दिए। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने ऐसा नारा दिया जो भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। दिलचस्प बात यह है कि ये नारा जितना चर्चित हुआ उतना ही विवादित भी बना। इस नारे ने बता दिया कि कांग्रेस में असहमति की जगह कितनी सीमित रह गई थी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने इंदिरा गांधी को आंशिक राहत दी। वे प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती थीं। ये राहत थी, लेकिन समाधान नहीं। उधर अपोजिशन उत्साहित था। जेपी आंदोलन को नई ऊर्जा मिल गई। 25 जून 1975 की शाम दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा हुई। मंच पर जयप्रकाश नारायण खड़े थे। उन्होंने पुलिस, सेना और सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे केवल वैध और नैतिक आदेशों का पालन करें। फिर उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां पढ़ी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लाखों लोगों की भीड़ गर्जना कर रही थी। उधर प्रधानमंत्री आवास में यह भाषण सत्ता के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा था। उसी शाम लगभग 8:30 बजे इंदिरा गांधी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के साथ राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने पहुंची। प्रस्ताव था इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति ने देर रात दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। आधी रात बीतते बीतते लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय शुरू हो गया। दिल्ली में पुलिस की गाड़ियां निकल चुकी थीं। जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हुए, मोरारजी देसाई गिरफ्तार हुए, अटल बिहारी वाजपेयी गिरफ्तार हुए, लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए, जॉर्ज फर्नांडिस गिरफ्तार हुए। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रातों रात उठा लिया गया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट सरकार का सबसे बड़ा हथियार बन गया। 26 जून की सुबह रेडियो पर इंदिरा की आवाज सुनाई दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे। उन्होंने कहा, देश में अराजकता और षड्यंत्र की स्थिति पैदा हो गई थी, इसलिए इमरजेंसी आवश्यक थी। सरकार का दावा था
कि लोकतंत्र बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। आलोचकों का कहना था कि सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र को कुचल दिया गया। अब अगला निशाना थी प्रेस। दिल्ली के कई अखबारों की बिजली रात में ही काट दी गई। अखबार छप नहीं पाए। समाचारों को सेंसर अधिकारियों की मंजूरी के बिना प्रकाशित करना अपराध बन गया। दैनिक जागरण अखबार ने भी इमरजेंसी लगाने के फैसले का विरोध करते हुए अपने संपादकीय पेज को खाली छोड़ दिया। अखबार के संपादकीय पेज पर लिखा गया, नया लोकतंत्र क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में सेंसर लागू, और इस कॉलम को खाली छोड़ दिया गया। दरअसल अखबार ने तब भी अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए इंदिरा सरकार के लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ने के फैसले का खुलकर विरोध किया। अखबार ने इसी के साथ लोगों से भी शांति बरतने का संदेश जारी किया। इमरजेंसी की कहानी में कुछ ऐसे किरदार भी उभरे जिनके नाम आज भी विवाद और सत्ता के दुरुपयोग की बहस के साथ याद किए जाते हैं। इनमें सबसे आगे था संजय गांधी का नाम, जो बिना किसी संवैधानिक पद के भी सत्ता के गलियारों में बेहद प्रभावशाली माने जाते थे। नसबंदी अभियान और शहरी पुनर्विकास जैसी योजनाओं के कारण वे इमरजेंसी का सबसे चर्चित और विवादित चेहरा बन गए। दूसरी ओर सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को आज भी इस सेंसरशिप को लेकर एक विलन के रूप में देखा जाता है। उन्हें इमरजेंसी का सूचना सेनापति कहा जाने लगा। कौन सी खबर कैसे छपेगी, कौन सी नहीं छपेगी, इसका अंतिम निर्णय उनके मंत्रालय के पास था। कई विदेशी पत्रकारों की गतिविधियों पर नजर रहती थी। विद्याचरण शुक्ल अकेले नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल का नाम भी इमरजेंसी के सबसे विवादित चेहरों में शामिल था। सत्ता के गलियारों में उन्हें संजय गांधी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था और प्रशासनिक सख्ती के कई फैसलों में उनकी भूमिका अधिक चर्चा में रही। उधर संजय गांधी पहले ही नसबंदी अभियान और कठोर सरकारी कार्रवाइयों के कारण आलोचना में थे। इमरजेंसी के 21 महीने खत्म होने के बाद जब इस दौर का आकलन हुआ तो इन तीनों के नाम को अक्सर उस कहानी के विलन के रूप में पेश किया गया, जहां सत्ता सबसे ज्यादा ताकतवर थी और आम आदमी की आवाज सबसे कमजोर। तमाम किताबें, कुमी कपूर की द इमरजेंसी पर्सनल हिस्ट्री और कुलदीप नैयर की इमरजेंसी रिटोल्ड बताती है कि संजय गांधी उस वक्त बिना किसी ऑफिशियल पद के भी सत्ता के केंद्र में रहते थे। लेकिन इमरजेंसी की सबसे दर्दनाक और विवादित पहचान बनी नसबंदी। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर शुरू हुआ अभियान जल्द ही सरकारी लक्ष्यों की दौड़ में बदल गया। अधिकारियों और डॉक्टर्स पर तय संख्या पूरी करने का दबाव था। कई जगहों पर लोगों को बसों से उतारकर सरकारी सुविधाओं का लालच देकर या प्रशासनिक दबाव बनाकर नसबंदी कराने के आरोप लगे। इतिहासकारों और शाह आयोग की रिपोर्ट में भी इस अभियान की ज्यादातर ज्यादतियों का जिक्र मिलता है। आंकड़े बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान लाखों लोगों की नसबंदी कराई गई, जिससे देश भर में भय और नाराजगी फैल गई। संजय गांधी इस अभियान का चेहरा बन गए और देखते ही देखते नसबंदी सिर्फ परिवार नियोजन का मुद्दा नहीं रही, बल्कि इमरजेंसी की सत्ता के दुरुपयोग और आम लोगों की बेबसी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। देश में डर का माहौल था, लेकिन जेलों के भीतर एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। जेपी आडवाणी, वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे अनेक नेता या तो जेल में थे या भूमिगत संघर्ष में शामिल थे। बाद के दशकों में यही लोग भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बने। इमरजेंसी ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया। इसे अक्सर मिनी संविधान कहा जाता है। इससे संसद और केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ी और न्यायपालिका की भूमिका सीमित करने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन इतिहास फिर करवट लेने वाला था। जनवरी 1977 में अचानक इंदिरा गांधी के चुनाव कराने का फैसला कर लिया। आज भी इतिहास का डिबेट में जुटे हैं, आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया। कारण चाहे जो भी रहा हो, चुनाव घोषित हो गए। जेलों से नेता बाहर आने लगे, देश भर में सभाएं शुरू हुई, जनता पार्टी का गठन हुआ। मार्च 1977 में परिणाम आए, जो असंभव माना जा रहा था वही हुआ। इंदिरा रायबरेली से हार गई, संजय गांधी भी चुनाव हार गए, कांग्रेस पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने,
21 महीने लंबी इमरजेंसी समाप्त हो गई, लेकिन उसकी स्मृति भारतीय लोकतंत्र में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। क्या आपको पता है कि ये पहला मौका नहीं था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई हो? इससे पहले भी 2 बार आपातकाल का दौर देखा जा चुका था। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतिहास के ऐसे ही अनसुने किस्सों, बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों और उन फैसलों की कहानी जानने के लिए जिन्होंने देश की दिशा बदल दी, जुड़े रहिए फ्लैशबैक के साथ। और इस शनिवार शाम 6 बजे हम लेकर आएंगे एक और दिलचस्प कहानी जो आपको अतीत के उन पन्नों तक ले जाएगी जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। कैमरे के पीछे से अपूर्व और मुझे यानी कि गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण।